हेलो कंपटीटर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो हमारा जो आज का पॉलिटी का एमसीक्यू में जो टॉपिक है वो है सिक्स्थ शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोल चुका था कि सिक्स्थ शेड्यूल का मैं अलग से सेशन लाऊंगा। मैं सोचा कि इससे बेहतर अच्छा मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटी के एमसीक्यूज के साथ आपका जब मैं ये सिक्स्थ शेड्यूल मैं आपको पूरे तरीके से करवा दूंगा और एंटी डिफेक्शन लॉ भी आपको मैं पूरे तरीके से करवा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनते चलिएगा और देखते चलिएगा। जहाँ जहाँ आपको लिखना होगा वहाँ पे आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा मैं स्लो ही आज पढ़ाऊंगा बिकॉज हो सकता है कि आप इसको लिख पाएँ, ताकि क्या होगा ना कि आपको लिखने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है ये। यहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता ही बनता है। ठीक है, ये दो ऐसे टॉपिक है ना कि आपका क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैं अभी एक बिहार का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे हैं जो क्वेश्चंस, बहुत सारे मेरे पॉलिटी से लगभग मतलब क्वेश्चंस इससे लगे ही लगे हैं। ठीक है, और मैंने मैराथन जो करवाया था स्पेशल करके, उससे भी डायरेक्ट मतलब अभी तक मेरा जो भी करवाया गया है उससे कम 40 क्वेश्चंस आपका मतलब आपका एक्सपेक्टेड जो था वो कहीं ना कहीं 40 क्वेश्चंस मेरा यहाँ से लड़ा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। और मेरा द हिंदू का क्लास डेली चल रहा है। ठीक है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और जेपीएससी का मैम ले रही हैं तो उनका भी क्लास आप देख सकते हैं। और कल भी मतलब जो है आपका मैं करवाया था, पीछे जाके आप देख लीजिएगा, पॉलिटी आपका एमसीक्यू मैं कल भी करवा चुका हूँ। तो ये सेशन अब डेली रहेगा, आपके लिए नए नया स्पेशल कुछ ना कुछ और भी लाते जाएंगे हम लोग। और हमारा एक छोटा सा मुहिम है 1K सब्सक्राइबर कर दो प्लीज़, जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी 1000 जो सब्सक्राइबर पहले जो सब्सक्राइबर रहेंगे उनको हम लोग की तरफ से, हमारे जो वेब्स एकेडमी जो फैमिली है उनके तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से जुड़िए हमारा चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी एकेडमी यानी वेब्स एकेडमी। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। तो ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है आपका सिक्स्थ शेड्यूल है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले चलते हैं, पहला टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने का तरीका जो है हमारा, जो क्या है कि पहले जो ये ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है, भारत का संविधान में क्या है सिक्स्थ शेड्यूल, स्रोत क्या है आर्टिकल 244 का क्लॉज नंबर 2 और आपका आर्टिकल नंबर 275 का क्लॉज नंबर 1 क्या कह रहा है, ये प्रावधान करता है आपका सिक्स शेड्यूल का। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि छठा जो अनुसूची है भारत का कि कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्र जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्वायत्त स्थानीय शासन स्थापित करने के लिए, ताकि वहाँ की आदिवासी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो किसके लिए यह लाया गया है सिक्स शेड्यूल, जो आदिवासी जनजाति हैं उनकी जो कल्चर हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया, एवं जो उनकी प्रशासनिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए ही क्या है ये सिक्स शेड्यूल, ये आर्टिकल नंबर 244 और आर्टिकल 275 एक जो है वो कार्य करता है। ठीक है, ये उद्देश्य है। देखिए क्या है ना आपका, जो भी आप स्थानीय स्वशासन अगर पढ़े हुए होंगे तो उनको यहाँ से को रिलेट करने में आपको बेहद आसान होगा। देखिए आप लोग को मैं यही कहना चाहता हूँ लर्नर, आप लोग को कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आप इस चैनल पे बन के तो देखिए, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा, ये मेरा गारंटी है, लेकिन हाँ पूरे तरीके से बनिएगा। ठीक है, और अपना भी डेडिकेटेड दीजिएगा। मेरा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो रहेगा आपका योगदान एग्जाम में 30% मेरा रहेगा, जो बेहद ही ज़रूरी है। बाकी आपका 70% आपका रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये क्लास देख लिए और इस पे कोई गौर नहीं किए, बाकी ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे जो है हमारा कि सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये पूछता है। ठीक है, इसका एक ट्रिक है MMT। ठीक है, MMT। ठीक है, MMT एक इसका क्या है ट्रिक है। ठीक है, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा। ए से क्या हो गया आपका असम हो गया, एम से क्या हो गया आपका मेघालय हो गया, और एम से ये एम से सेकंड एम से क्या होगा मिजोरम, और ये त्रिपुरा। ठीक है, तो यानी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, तो ये आप याद रखिएगा, 4 राज्य है AMMT। ठीक है, या आप इसको एटीएम भी, आप एटीएम एम याद रख सकते हैं, ऐसे भी ट्रिक आप बना सकते हैं, लेकिन AMMT जो है ना आसान होता है बोलने में। एटीएम आप सिर्फ रखिएगा तो असम त्रिपुरा अब मेघालय ही तक याद रखिएगा, लेकिन फिर एक आपको एक एक्स्ट्रा है, तो एटीएम, एटीएम जो है आपका ये भी हो सकता है,
टी होता है, ठीक है, AMMT, ठीक है। तो मैं ऐसा आपका ट्रिक बनाया हूँ, तो आप भी अपना कुछ भी सिनोनिम्स आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन राज्यों को कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और रीजनल काउंसिल बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं और रीजनल काउंसिल बनाए, इससे जुड़े हमारे न्यूज में भी मुद्दे आते रहते हैं। आगे चलते हैं इनके बारे में क्या है। और इसका जो मुख्य मतलब कुछ प्रावधान है, देखिए जैसे कह रहा है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। देखिए प्रत्येक जिला में स्वायत्त जिला परिषद में निर्वाचित सदस्य और कुछ नामांकित भी सदस्य होते हैं एडीसी में, ठीक है। आपका क्षेत्र की भूमि, वन, कृषि और न्यायिक कार्यों पर अधिकार होता है इसका, ठीक है, किसका, एडीसी को, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, ठीक है। परिषद स्थानीय कर और शुल्क वसूल कर सकती है, ठीक है, ये भी करता है, यानी टैक्स भी करता है और कुछ फी भी लेता है, तो ये वसूल कर सकता है कौन, एडीसी, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद जो रीजनल काउंसिल होता है आपका, रीजनल काउंसिल वो क्या होता है, एक से अधिक जिलों के लिए बनाई जाती है। मतलब एक जो रहेगा जो कम से कम एक से अधिक यानी 2 जिले तो कम से कम कवर करेगा, ठीक है। विकास कार्यों और प्रशासन में सहायता करता है कौन सा, आपका रीजनल काउंसिल। अधिकार इसका क्या रहता है, पावर क्या रहता है, देखिए विधायक जो शक्ति है, एडीसी को कुछ विशेष कानूनों बनाने का भी अधिकार है, यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कुछ कानून बनाने का भी अधिकार है, जो आपका वित्तीय है, ठीक है, विधायी शक्ति है, ठीक है। वित्तीय अधिकार क्या है कि कर, शुल्क हो गया, भूमि रेंट हो गया, ठीक है, आपका अन्य स्थानीय राजस्व संग्रह का कार्य भी ये काम करता है, एडीसी करता है। न्यायिक अधिकार क्या है कि मामूली न्यायिक मामले जैसे सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, सुलझाने का भी इसमें अधिकार है, किसमें, एडीसी में, जो आपका क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा कि संपत्ति और भूमि जो लैंड एंड रिसोर्सेज जो होगा, जो आपका क्या है, एडीसी जो होता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, भूमि का स्वामित्व और स्थानिक उपयोग तय करने का भी किसके पास अधिकार है, आपका ये है एडीसी के पास। वन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होता है। इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होता है, नियुक्तियां होता है, राष्ट्रपति या राज्य सरकार एडीसी के सदस्यों और अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कौन करता है, आपका राष्ट्रपति या राज्य सरकार एडीसी के सदस्यों और अधिकारियों को नियुक्ति करता है। तो ये भी आप याद रखिए। संशोधन का अधिकार किसके पास है, पावर ऑफ अमेंडमेंट किसके पास है, तो संविधान में 6ठे अनुसूची का प्रावधान राज्य की जरूरत और राष्ट्रपति के आदेश से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इसको अच्छा खासा मतलब इसके पास पावर होती है। आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा क्या है आपका कि इसकी जो कुछ फीचर्स देखते हैं यानी विशेषता देखते हैं। तो पहले में क्या कर रहा है कि आपका आदिवासी समुदाय के स्वशासन और स्वायत्तता का इससे रक्षा होती है, और क्षेत्रीय विवादों और विकास के कार्यों में स्थानीय लोग की भागीदारी भी होती है। प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय अधिकारों का स्थानीय वितरण भी होता है इससे। और भारत के संविधान में स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण निर्धारण आपका एडीसी माना जाता है, यानी जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को माना जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है क्या है कि यहाँ से आपका, अब यहाँ से क्या हो गया, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो जो भी आज नए लर्नर आए हैं तो वो भी आप जान लीजिए कि हम लोग का जो पढ़ने का तरीका होता है और जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो इसी तरीका का है, ओके। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। क्या है यहाँ पे, ये भी आप लोग थोड़ा सा देखिए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस, टॉपिक का ब्रीफ थोड़ा सा करवाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि 6ठी अनुसूची में 6 शेड्यूल में किन राज्यों को के लिए लागू किया गया है। तो किन राज्यों के लिए, अभी हम लोग पढ़े थे, एक ट्रिक देखे थे, AMT, ठीक है। तो किसमें है AMT, AM से असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यानी ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 6ठा अनुसूची में आर्टिकल 244 का क्लॉज जो 2 है क्या बात करता है आपका, और आर्टिकल आपका 275 एक जो है क्या बात करता है के तहत उत्तर जो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न में जो स्टेट है कि आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के लिए लागू होता है। और इसीलिए ये क्या है आपका असम और मेघालय एवं त्रिपुरा मिजोरम राज्य इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये अभी आप याद रखिएगा, ओके। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, अगला जो क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, आपका दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है कि आपका
सेकंड क्वेश्चंस मेरे नहीं आ रहा है, एक मिनट। अच्छा, सेकंड क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ओके। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है क्या कि आपका छठे अनुसूची के अंतर्गत कौन सी परिषद एक से अधिक जिलों के लिए बनाई जाती है। तो हम लोग पढ़े थे उस समय, कौन सा था आपका, रीजनल काउंसिल। ठीक है, रीजनल काउंसिल एक से अधिक जिलों के लिए बनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है ना, जिला जो परिषदों के विकास और प्रशासन में इसका क्या होता है, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करने के लिए होता है। और एडीसी केवल एक जिले के लिए ही बनाया जाता है। एडीसी जो होगा ना, एक जिले के लिए ही बनाया जाता है, यानी ये प्रत्येक जिले में एक होता है। ठीक है, तो एडीसी प्रत्येक जिले में एक होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एडीसी केवल एक जिले के लिए बनती है। ठीक है, ओके, तो आप इससे भी याद रखिएगा। और अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कर रहा है कि छठा अनुसूची जो है संविधान का कौन सा आर्टिकल है। तो हम लोग जान रहे हैं कि आपका आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 और आर्टिकल नंबर 275 एक भी है। ठीक है, जो क्या है, ये वित्तीय से संबंधित है और ये है कि आपका ऑटोनोमस काउंसिल से संबंधित है। तो ये भी आप याद रख लीजिए। इसलिए मुख्य संविधान में जो प्रावधान है ना, आर्टिकल नंबर 244 क्लॉज 2 करता है। और ये जो आर्टिकल नंबर 275 एक है, जो आपका ग्रांट इन एड मतलब होता है वित्तीय सहायता का प्रावधान करना। तो ये आप याद रखिएगा, जो 275 है वो आपका वित्तीय से संबंधित है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, पांचवा नंबर कि छठे अनुसूची के अंतर्गत निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, देखिए एडीसी का जो कार्य आप देख लीजिए, पढ़े हम लोग पीछे, एडीसी मामूली न्यायिक मामलों का भी निपटान कर सकती है। तो ये भी सही है हमारा। ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को कि एडीसी स्थानीय कर और शुल्क लगाती है। तो ये भी हमारा सही है। आपका सी नंबर देखते हैं, एडीसी विदेश नीति तय करने का अधिकार रखता है। तो ये हमारा नहीं है, तो इसलिए हमारा कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही नहीं होगा। एडीसी केवल स्थानीय प्रशासन के बारे में बताता है। आपका प्रशासन हो गया, वित्त हो गया, आपका ये क्या हो गया कि स्थानीय हो गया, न्याय हो गया, आपका विकास हो गया, ये स्थानीय विकास के ही केवल जिम्मेदार है। विदेश नीति और जो रक्षा जो पूरी तरह किसको है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए क्या है आपका सी है ऑप्शन जो गलत है। देखिए एडीसी क्षेत्र की भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण रखती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है, आंसर सही है। ओके, अगला जो हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है छठे अनुसूची के अंतर्गत एडीसी और रीजनल काउंसिल सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल आपका 244 जो क्लॉज 2 है आपका, वो क्या बात करता है कि राष्ट्रपति ही क्या करता है, इनके सदस्यों को, एडीसी और रीजनल काउंसिल के सदस्यों को नियुक्ति कर सकता है। राज्य सरकार का सुझाव लेकिन जरूरी है। ठीक है, राज्य सरकार वहाँ का सुझाव दिया जाता है राष्ट्रपति को कि किनको करना है, तो ये फिर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है कि आपका सातवां नंबर कि छठे अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद जो होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन अधिकतम कितने सदस्यों से हो सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी 30 लोगों का। छठे अनुसूची में कहा गया कि अधिकतम कितना हो सकता है, 30 मेंबर हो सकता है। और जो इनमें जो अधिकांश जो होते हैं निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। कुछ जो होते हैं आपका राज्यपाल द्वारा नामांकित भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपका यूपीएससी लेवल तक का फंसाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यही जो है ना ट्रिक कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा आपका ट्रैप कर देता है। तो ये आप याद रखिएगा, 30 है, जिसमें अधिकतम जो होता है निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, और कुछ जो सदस्य होते हैं राज्यपाल के द्वारा नामित होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा कौन सा है आपका आठवां जो है प्रश्न क्या कर रहा है कि छठे अनुसूची के अंतर्गत बनाए गए कानून को प्रभावी होने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो किसकी आवश्यक होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, किसकी होती है, आपका राज्यपाल का। किसकी, आपका राज्यपाल। तो ये याद रखिएगा कि कानूनों को प्रभावी होने के लिए किसकी स्वीकृति होगा, राज्यपाल। एडीसी जो द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा ना, वो राज्यपाल का जो गवर्नर होते हैं उनकी स्वीकृति के बाद ही वो
क्या होगा, लागू होगा। राज्यपाल क्या करता है, कानून को संशोधित या निरस्त भी करने का अधिकार किसके पास है, आपका राज्यपाल के पास है। तो ये भी बिंदु आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी जो होती है ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर यानी इच्छा शक्ति है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, तो ये राज्यपाल के अकॉर्डिंग होता है। अगला जो यहीं पे कन्फ्लिक्ट होता है कहीं कभी कभी, मतलब इस पे, ठीक है। छठे अनुसूची के अंतर्गत एडीसी को कौन सा कर लगाने का अधिकार होता है, तो आपको पता है कि कौन सा कर लगाने का अधिकार होता है, आपका भूमि कर, ठीक है। सीमा शुल्क भी कर नहीं लगता, आयकर नहीं लगा सकता, जीएसटी भी नहीं लगा सकता है। ओके, कि कोई स्थानीय कर ही लगा सकता है, जैसे भूमि कर हो गया, मकान कर हो गया, आपका बाजार शुल्क हो गया, ये सब लगा सकता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, जो कस्टम वगैरह जो है ना, वो केवल केंद्र सरकार ही लगा सकता है, यानी ओके, सेंट्रल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कर रहा है कि छठे अनुसूची के अंतर्गत न्यायिक शक्तियां किस प्रकार की होती है, तो किस प्रकार की होता है, ये आपका होता है मामूली, दीवानी या आपराधिक। हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं इसका ब्रीफ में, जब नॉलेज ले रहे थे, तो केवल छोटे स्तर का जो सिविल मामला होगा और क्रिमिनल मामला होगा उसमें निपटारा कर सकता है। गंभीर जो अपराध जो होंगे वो अधिकार जो होता है राज्य की न्यायपालिका के पास ही रहता है। तो आप ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 11 नंबर कि छठे अनुसूची में और पांचवें अनुसूची में क्या मुख्य अंतर है। देखिए, मैं एक दिन आपको पांचवा अनुसूची भी लाकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। कहीं ना कहीं हम लोग का ओवरऑल जो है एक पॉलिटी का एमसीक्यू का जो क्लास जो चला है, ओवरऑल अब समाप्त ही होने वाला है, बहुत कम ही टॉपिक बचा है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके लिए क्या लाने वाला हूँ, हिस्ट्री का टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। ओके, तो 11 नंबर का हमारा क्या है आंसर हो जाएगा आपका, 6 शेड्यूल में अधिक स्वायत्तता दिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। 6 शेड्यूल में क्या है, अधिक स्वायत्तता। देखिए, पांचवा में जो है ना आपका क्या है, सीमित है आपका स्वायत्तता, ठीक है। और परिषद इसमें नहीं है, ठीक है। परिषद आपका काउंसिल नहीं है, प्रशासन राज्य सरकार के पास होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, और क्या है ना कि जो पांचवें शेड्यूल है, जो मध्य भारत और प्लस कुछ राज्य जो हैं उनके बीच ये होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या है ना, आपका छठा शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही शामिल होते हैं और इसमें बहुत अधिक स्वायत्तता है। और परिषद इसमें एडीसी बनाया गया, आपका रीजनल काउंसिल बनाया गया और स्वशासी परिषद होता है, ठीक है। मतलब स्थानीय शासन द्वारा ही ये परिषद को मतलब चलाया जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि छठे अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होता है, तो किसके पास होगा, ये राष्ट्रपति जब आदेश द्वारा दिया जाएगा ना तभी होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ओके, छठे अनुसूची में जो संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ठीक है। छठे अनुसूची में जो संशोधन होगा ना, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसे राष्ट्रपति का आदेश माना जाता है। तो ठीक है, राष्ट्रपति के आदेश से ही इसमें बदलाव किया जाएगा, इसमें संशोधन नहीं होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 13 नंबर कि छठे अनुसूची के तहत वित्तीय सहायता आपको किस आर्टिकल से के अंतर्गत दी जाती है, तो किस आर्टिकल के अंतर्गत दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आर्टिकल 275 का बात कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि एडीसी को यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को क्षेत्रों को क्या दिया जाता है, आपका अनुदान दिया जाता है, यानी ग्रांट इन एड दिया जाता है, जो क्या है कि वित्तीय स्वायत्तता को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 14 नंबर कि छठे अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद एडीसी को किस विशेष विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, एडीसी को किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ये आप लोग बताइए। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा भूमि का उपयोग और स्थानांतरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। एडीसी को जो बनाने का अधिकार है ना, जैसे भूमि का उपयोग हो गया, स्थानांतरण हो गया, आपका वन हो गया, आपका ग्राम प्रशासन हो गया। ओके, तो ये सब पर क्या है, सामाजिक जो रीति रिवाज होता है उस पर ये क्या बनाता है, कानून बना सकता है।
ओके। और ये जो है ना आपका डिफेंस हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, आपका फॉरेन अफेयर हो गया, ये सब क्या है, यूनियन लिस्ट का काम है, ठीक है। आपको मैं वो भी बताऊंगा, एक आपका यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है आपका, फिर एक आपका कंकरन लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा, उसका भी एक टॉपिक अभी बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही कम ही टॉपिक बचा हुआ है जिससे आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं वो सारा करवा दिया हूँ, ठीक है। और जो एग्ज़ाम को देखते हुए 14वीं जो आपका जेपीएससी को देखते हुए और 72वीं जो आपका बीपीएससी को देखते हुए मैंने एक और मतलब ये है कि आपका पॉलिटी का कहीं से भी आपका देखिए, जेपीएससी में क्या है कि आपका लगभग मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चंस आपका आता है आपका ये क्या है आपका पॉलिटी से, तो ये आपको नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। अगर आप इतना भी टॉपिक कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 15 में से कम भी तो आपका 12 तो नहीं छूटेगा, ये तो गारंटी है, ठीक है। और आपका बीपीएससी में भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो उनका भी जितने भी पॉलिटी का सेगमेंट रहता है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, छठे अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका को किस रूप में देखा जाता है? तो किस रूप में देखा जाता है छठे अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका को? तो ये क्या है आपका विवेकाधीन शक्तियों वाला प्राधिकारी माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? आपका सी होगा। तो ये आप याद रखिएगा, एडीसी द्वारा जो होता है ना, जो भी कानून बनाया जाता है आपका एडीसी द्वारा, वो राज्यपाल जो होता है, ये जब तक आपका स्वीकृति नहीं देगा तब तक ये कानून नहीं माना जाएगा। परिषदों का पुनर्गठन कर सकता है कौन? इसलिए छठे अनुसूची में क्या होता है, राज्यपाल की भूमिका बहुत ही आपका शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। तो परिषदों का पुनर्गठन भी आपका राज्यपाल के द्वारा ही होता है, यानी यह क्या होता है, जो आपका डिस्क्रिशनरी पावर जो होता है ना, विवेकाधीन शक्तियां ही रखता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 16 नंबर की छठे अनुसूची के अंतर्गत एडीसी को पंचायत राज संस्थाओं से अलग क्यों रखा गया है? तो आप बताइए क्यों रखा गया है? इसके पीछे कारण है कि आदिवासी स्वशासन की विशिष्ट जो आवश्यकता के कारण होता है। क्या देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन इस पे पढ़ा चुका हूँ मैं, जो 1992 में हुआ है, तो उसके अनुसार क्या होता है कि एडीसी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता है। कारण क्या है इसका? इसके पीछे आदिवासी का समाज जो होता है वो अलग रहता है, ठीक है। सामाजिक संस्कृति और संरचना इनका अलग रहता है, उन्हें इसीलिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना होता है, ताकि वो अपने पारंपरिक और संस्कृति का रक्षा खुद से वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके। और उनका संरक्षण भी संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। 17वां जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि छठे अनुसूची के अंतर्गत किस राज्य में सबसे अधिक स्वायत्त जिला परिषद है? तो किस में है? आपका असम में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, असम में जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। असम में प्रमुख जो है कि आपका कार्बी आंगलोंग में जो है, आंगलोंग जो आपका एक जिला है, दिम दिम दिमा हसाओ जिला है, ठीक है, दिमा हसाओ जिला है, ठीक है। आपका बोडोलैंड है, ठीक है, जिसको बीटीआर बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें है, ठीक है। इसलिए असम में सबसे अधिक और सबसे पुराना भी यही है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि असम में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक, और प्लस में आपका सबसे पुराना, ठीक, सबसे पुराना यहाँ पे एडीसी है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 18 नंबर कि छठे अनुसूची को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किसने की थी? आपको बारदोलोई समिति ने किया था, ठीक है। गोपीनाथ बारदोलोई, ठीक है, गोपीनाथ, आपका गोपीनाथ, ठीक है, गोपीनाथ बारदोलई समिति बना था, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका कि उत्तर पूर्वी जो है, नॉर्थ ईस्ट जो आदिवासियों की पहचान और स्वायत्तता की रक्षा करना था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बारदोलोई समिति यानी गोपीनाथ बारदोलोई समिति बना था। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि छठे अनुसूची के अंतर्गत बनाए गए क्षेत्रों की प्रकृति क्या है? तो क्या है? राज्य के भीतर स्वायत्त क्षेत्र, ठीक है, राज्य के भीतर स्वायत्त क्षेत्र। एडीसी क्या है कि राज्य के अंतर्गत ही रहता है, लेकिन इनका जो क्या होता है, प्रशासन और वित्तीय, न्यायिक एवं स्वायत्तता रखता है, ठीक है। क्या रखता है? प्रशासनिक में, वित्तीय में, आपका फाइनेंस में, और आपका न्यायिक में स्वायत्तता रखता है, ठीक है, राज्य के अंतर्गत रह के। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्टेट। क्या कहा जाता है? स्टेट विथ इन स्टेट,
ये याद रखिएगा, विथ इन स्टेट। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राज्य के अंतर्गत ही रहकर क्या करते हैं, अपनी जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन, आपका फाइनेंसी और आपका जुडिशियल ऑटोनोमस बनाए रखते हैं, तो जिसके कारण होता है स्टेट विथ इन स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि छठे अनुसूची से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला जो कथन है कि यह केवल उत्तर पूर्व भारत पर लागू होता है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था अनिवार्य है। तो आप लोग बताइए क्या सही है? देखिए क्या है ना कि यहाँ पे जो तीसरा हमारा जो बोल दिया ना, पंचायती राज व्यवस्था से अलग ही बनाया गया। मैं पहले ही बताया आपको कि 73वां संविधान संशोधन से इसको अलग रखा गया। ठीक है, जो 1992 में बना था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा, यानी 1 और 2 हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब प्रश्न ही आज का जो हमारा पहला टॉपिक का जो आपका 20 क्वेश्चन हमारा होता है। और फिर से मैं अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा है? एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून। ठीक है, तो ये भी 10वीं अनुसूची के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें कि दल बदल कानून क्या है? एक संवैधानिक प्रावधान है जो निर्वाचित एमएलए होता है आपका या एमपी होता है, वो पार्टी जब बदलना या पार्टी निर्देश या बीप का नाम सुने होंगे कि विरुद्ध मतदान से क्या रोकता है। ठीक है, संविधान की 10वीं अनुसूची जो 10वां अनुसूची है वो इसमें प्रावधान करता है। और ये जो लागू हुआ था आपका, ये कब लागू हुआ था? 1985 में। तो ये भी आप याद रखिएगा, कब लागू हुआ था? ये 1985 में। तो ये आप याद रखिएगा कब हुआ था? 1985। तो ये भी याद रखिएगा। इस संवैधानिक आधार क्या है कि देखिए क्या है, संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना? 52nd जो आपका अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, उसी के तहत ये 10वीं अनुसूची आया था। और 91वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका 91st जो अमेंडमेंट हुआ 2003 में आपका, उसके तहत लागू हुआ कि एमपी और एमएलए दोनों पर लागू हुआ। ठीक है, पहले जो था आपका एमपी पर ही लागू था। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला जो है कि अयोग्यता किस आधार पे, डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर देगा? देखिए दल बदलने पर क्या कर दिया जाता है कि अगर स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ता है तो पार्टी बीप के विरुद्ध वोट देना, अनुपस्थित रहना। ठीक है, स्वेच्छा से छोड़ दिया तो वो भी मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। पार्टी बीप के विरुद्ध वोट देना या अनुपस्थिति रहना, उसके आधार पर निर्दलीय सदस्य जो होते हैं चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर भी वो क्या होते हैं? अयोग्य हो जाएंगे। मनोनीत सदस्य 6 महीने के भीतर अगर पार्टी ज्वाइन कर सकता है। देखिए इसके पास, मनोनीत सदस्य के पास होता है क्या कि आप 6 महीने के अंदर आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। 6 महीना बाद आयोग आप घोषित कीजिए कर दिया जाएगा। अगर 6 महीना बाद अगर वो किसी पार्टी को, देखिए मेनली रूप जो है ना यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि क्या आधार बनाया जा रहा है यहाँ पे, वो आप समझ लीजिए। ये जो है कि अगर आप दल बदल लिए, ठीक है, आप इलेक्ट हुए, आप स्वेच्छा से अपना पार्टी को सदस्यता छोड़ देते हैं तो उससे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या होगा कि पार्टी बीप के विरुद्ध, मान लिया पार्टी के विरुद्ध मान लिया कोई विश्वास या विश्वास पत्र आप प्रस्ताव लाया, उसमें क्या है कि पार्टी के विरुद्ध आप जो है ना, पार्टी के विरुद्ध ही आप वोट दे दिए या अनुपस्थिति प्रेजेंट ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा? आपका आयोग घोषित आपको किया जा सकता है। पहला में ये बताया। दूसरा में क्या बोला कि निर्दलीय जो सदस्य होते हैं ना, चुनाव मान लिया जीत गए निर्दलीय से, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो भी आयोग घोषित कर दिया जाएगा। और तीसरा जो होगा क्या कि मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो 6 महीना तक उनको दिया जाता है, मौका दिया जाता है कि आप किसी जैसे ए पार्टी या बी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं। और 6 महीना के बाद अगर आप किसी पार्टी में, मान लिया बी पार्टी में पहले शामिल हो गए, फिर आप ए पार्टी में शामिल हो, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका अयोग्यता, आपका आयोग घोषित कर दिया जाएगा। तो यही मैटर है। ओके, अगला जो है कि व्हीप क्या होता है? व्हीप क्या होता है? देखिए राजनीतिक दल द्वारा दिया गया मतदान संबंधी निर्देश उल्लंघन करने पर अयोग्यता जो है संभव है। मान लिया कोई मतदान संबंधी निर्देश दिया गया कि इसको वोट करना है, आप उसके अगेंस्ट दे दिए, ठीक है, तो क्या होगा? आपको आयोग घोषित कर दिया। देखिए विलय मर्जर का प्रावधान क्या बोल रहा है कि यदि 2/3 जो सदस्य होगा ना,
अगर किसी अन्य दल में विलय कर जाता है, मान लिया जाए कि किसी के पास मान लिया कि 50 सदस्यों का पार्टी है, ठीक है, उसमें से क्या होगा, लगभग आपका 2/3 कितना हो जाएगा आपका, 2/3 जो होगा आपका लगभग आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका 1 और आपका यानी 32 या 33 लोग अगर एक साथ मान ले ए पार्टी का है और 33 लोग जो है आपका बी पार्टी में शामिल हो जाता है 50 में से, तो ये अयोग्य घोषित नहीं होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये कंसेप्चुअल है। मान ले 50 ए पार्टी का कुल सदस्यों की संख्या है और बी पार्टी में 50 में से 33 लोग अगर चले जाते हैं तो क्या होगा कि इन लोग अयोग्य घोषित नहीं होगा, ये भी आप याद रखिएगा। और आपका क्या है आगे क्या बोल रहा है कि पहले ये क्या माना था, 1/3 ही सदस्य माना था, लेकिन ये क्या कर दिया गया अब 2/3, 91वां संविधान संशोधन जो स्प्लिट हटा दिया, ठीक है, स्प्लिट हटा दिया। ओके, तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी था। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आज पीडीएफ में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। निर्णय कौन करता है, तो ये जो लोकसभा या आपका जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, चेयरपर्सन जो होता है, वही निर्णय लेता है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, और राज्यसभा का भी चेयरमैन लेता है। देखिए, स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, लेकिन उस पर क्या होता है कि जुडिशियल जो रिव्यू होता है वो जारी कर सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू, मान लिया कोई निर्णय दिया तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। महत्वपूर्ण एक केस था किहोतो होलान, ठीक है, किहोतो होलोन, ठीक है, होलान जो केस आया था 1992 में आया था, उसमें 10वीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित किया था। स्पीकर इज इक्वल टू ट्रिब्यूनल बना दिया था, ठीक है, निर्णय पर जुडिशियल रिव्यू क्या दिया था, संभव दिया था। फिर एक हुआ था रवि आपका करके, रवि आपका एस नायक, ठीक है, एस नायक केस आया था आपका 1994 का। इसके बाद केवल इस्तीफा नहीं आचरण से भी सिद्ध हो सकता है, तो इसमें बताया गया था। फिर एक केस आया आपका 2007 में आपका केस आया, इसमें केस आता ही रहता है, राजेंद्र सिंह राणा, ठीक है, राजेंद्र सिंह राणा केस आया। इसमें स्पीकर का निर्णय पक्षपात पूर्ण तो हो तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, ठीक है, अगर किसी का मतलब राज्यपाल अगर देता है तो इसी के मामले में कहा जा सकता है कि आपका हस्तक्षेप कोर्ट भी कर सकता है। और फिर आया केसीएम किसम 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 मेघाचंद्र, ठीक है, 2020 में एक केस आता है। तो उसमें क्या है कि स्पीकर को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। क्या होता था ना, आयोग घोषित कर दिया और निर्णय आप दे ही नहीं रहा, देता ही नहीं था, तो इसलिए एक टाइम लाइन भी आपका जारी किया, ठीक है, केस के अकॉर्डिंग। ओके, उद्देश्य क्या है इसका, इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता जो है आपका, उसको क्या है कि कहीं ना कहीं रोकना होता है, जनादेश की रक्षा करना होता है, दल बदल से सरकार गिरने से रोकना होता है। प्रमुख आलोचनाएं क्या है इसका, क्रिटिसिज्म क्या है इसका, कि सांसद विधायक जो है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या करता है, सीमित करता है, और संसद रबर स्टैंप लेजिस्लेचर का कार्य करता है, ठीक है। स्पीकर का निर्णय अक्सर राजनीतिक की पक्षपातपूर्ण होता ही होता है, जिससे क्या होता है कि आंतरिक जो लोकतंत्र होता है कमजोर हो जाता है। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दल बदल कानून को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो हमें पता है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये हमारा जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें 10वां आपका 10वां शेड्यूल आपका या 10वां अनुसूची जोड़ी गया था, ठीक है। क्यों, उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता को रोकना। ओके, अगला जो हमारा जो प्रश्न कह रहा है क्या आपका कि किस दल बदल कानून संविधान की किस अनुसूची में है, तो 10वां अनुसूची में है, अभी बताया गया, ठीक है, कि कौन सा संविधान संशोधन से आया आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। क्यों, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए आया, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या है कि एमपी और एमएलए पर दोनों पर लागू होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि सिर्फ एमपी पर नहीं, सांसद पे ही नहीं, आपका विधायक के लोग पे भी आपका लागू ये होता है। ओके,
अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि दल बदल कानून के अनुसार कोई निर्वाचित सदस्य आयोग कब होगा। तो कब होगा ये, मतलब यदि पार्टी बदल ले, ये भी हमारा सही है। यदि वह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो ये भी हमारा सही है। यदि वह पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करे ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो भी आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए उपयुक्त में से सभी सही है। ओके ओके। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल कानून जो है के अंतर्गत अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो अभी हम लोग देखें कि सदन का जो चेयरपर्सन होता है वही करता है। ठीक है, आपका लोकसभा में आपका स्पीकर हो गया, राज्यसभा में आपका चेयरमैन हो गया और विधानसभा में स्पीकर हो गया। तो ये आपका निपटान करता है। इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, बस बात पूर्ण अगर रहा तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पांचवा जो है दल बदल कानून में व्हिप का क्या अर्थ होता है। तो इसमें होता है ना, क्या होता है कि पार्टी का निर्देश को ही क्या कहा जाता है, व्हिप कहा जाता है। व्हिप मतलब होता है पार्टी द्वारा दिया गया मतदान संबंधी आदेश, कि मतलब किसको मतदान करना है। अगर मतदान उल्लंघन करने पर क्या होगा कि अयोग्यता संभव है। ठीक है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रश्न कह रहा है कि दल बदल कानून में विलय से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है कि देखिए 2/3 जो मैं अभी आपको बताया था कि 2/3 जो सदस्य है वो अगर एक साथ चल जाता है किसी पार्टी में तो विलय माना जाएगा। क्योंकि पहले जो क्या था 1/3 का स्प्लिट वाला जो था ये अनुमति पहले थी, लेकिन 91वां जो संविधान संशोधन जो हुआ 2003 में हुआ उसके तहत क्या लाएगा 2/3 जो स्प्लिट हटा ही दिया गया। स्प्लिट जो था वो हटा दिया गया, उसके जगह पर क्या लाएगा कि अब केवल यह क्या कर सकता है, मर्जर कर सकता है। ठीक है, मर्जर कर सकता है 2/3 बहुमत से। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। यानी यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न क्या करा कि 91वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से क्या संबंध रखता है। यानी कब यह आया था 2003 में, अभी हम लोग पढ़े। तो इससे क्या होता है, इससे क्या किया गया, दल बदल कानून को मजबूत किया गया। ठीक है, ओके, क्योंकि स्प्लिट जो है कि अभी अभी हम लोग पढ़े कि स्प्लिट समाप्त कर दिया गया और मंत्रियों की संख्या पर सीमा लगाया गया। ठीक है, और दल बदल कानून पर रोक और कड़ा किया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि दल बदल कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राजनीतिक स्थिरता लाना है, ये भी याद रखिएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता था कि बार बार जो आपका पार्टी जो बदलने से सरकार गिर जाती थी, उसी के उद्देश्य से क्या लाया कि अनुशासन और स्थिर सरकार जनादेश की रक्षा करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि दल बदल कानून में निम्न में से किन पर लागू होता है। तो ये आप याद रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों पर भी लागू होगा, हम लोग पीछे ही पढ़े हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी इसको पूरा करवाना। ठीक है, तो ये क्या है आपका दल लोकसभा के अध्यक्ष सदस्य पे, राज्यसभा सदस्य पे, विधानसभा सदस्य पे और विधान परिषद सदस्य पे भी, यानी 1 2 3 4 मतलब सभी पे लागू होगा। ठीक है, दल बदल कानून जो होता है सभी निर्वाचित सदस्यों पर लागू होता है, चाहे सदन निर्वाचित हो या अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया होगा। यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है आपका विधान परिषद में चुना गया और आपका राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है 14 नंबर क्या कर रहा है कि दल बदल कानून के अंतर्गत निर्दलीय जो उम्मीदवार कब आयोग होगा। 6 महीना के बाद। अभी हम लोग पढ़े थे कि यदि वह चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में अगर वो शामिल हो जाता है तो वो क्या होगा, आपका आयोग घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव बिना पार्टी के लड़ता है तो जीतने के बाद किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, नामित जो सदस्य होंगे वो 6 महीना तक आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा प्रावधान है। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है कि दल बदल कानून के अंतर्गत मनोनीत जो सदस्य होते हैं कब आयोग होगा। 6 महीना के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है। अभी हम लोग देखे हैं। ओके, तो ये 6 महीना तक कर सकता है। अगर 6 महीना से ज्यादा होगा तो ये नहीं कर सकता है। ओके, नहीं तो आयोग हो जाएगा। ठीक, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है कि दल बदल कानून व्हिप के उल्लंघन पर लागू होता है। ये केवल
प्रस्ताव पर लागू होता है। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल विश्वास पर यह सांसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो ये तो भैया सही में ये सीमित करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ी ये आलोचना का इसमें कार्य करता है। कौन? संसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो सीमित करता है ना, ये कहीं ना कहीं इसका आलोचनात्मक है, दल बदल कानून के अगेंस्ट है। ठीक है, आपका अगला जो हमारा प्रश्न है कि दल बदल कानून की आलोचना के संदर्भ में रबर स्टैंप लेजिस्लेचर का अर्थ क्या है? तो ये बताइए, संसदों को स्वतंत्र निर्णय न ले पाना ही क्या है? यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। बीप के डर से क्या होता है कि सांसद जो होते हैं ना, अपनी अंतर आत्मा से वोट नहीं दे पाते हैं। उनको जिनको चॉइस वो नहीं कर पाते हैं, उनको एक निर्देश दिया जाता है, ऑर्डर को वो फॉलो करते हैं। ये आप याद रखिएगा। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल कानून से संबंधित निम्न में से कौन सा सुधार सुझाया गया है? तो कौन सा सुधार सुझाया गया? ऑप्शन नंबर सी आपका निर्णय शक्ति चुनाव आयोग को देना। ठीक है, क्या करता है कि निर्णय शक्ति चुनाव आयोग को देना। ठीक है, क्या कई आयोग विशेषज्ञ जो सुझाव करता है कि स्पीकर राजनीतिक होता है। ठीक है, इसलिए निर्णय जो होता है इलेक्शन कमीशन या इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को मिले। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, सुधार सुझाया गया है, तो ये सुझाव का बात था। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है 19 नंबर कि निम्न में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यानी दल बदल कानून सरकार गिरने से रोकता है, ये भी सही है। ठीक है, आपका क्या है कि ये क्या है? दल बदल कानून का सरकार गिरने से रोकता है। इसमें यह राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक बहस के बीच संतुलन नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये कौन सा है? आपका सही है। ठीक है, नेपाल का द्वारा समाप्त कर दिया गया, ऐसा नहीं है। पूर्ण निष्पक्ष होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 नंबर कि दल बदल कानून किस प्रकार का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा करता है? आपका संवैधानिक प्रावधान करता है, क्योंकि ये 10वीं अनुसूची में आपका शामिल है, इसलिए पूर्णतः ये क्या है? संवैधानिक प्रावधान है। ओके, तो ये आप आज के लिए बस इतना ही। आपका दोनों जो टॉपिक मैं बोला था कि दल बदल कानून हो गया आपका, जो 10वीं अनुसूची हो गया, और आपका 6वीं अनुसूची, ये दोनों मैं करवाने के लिए बोला था, मैं करवा दिया आपका। मैं आपके लिए तत्पर हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे लिए भी तत्पर रहिए। 1K का हम लोग का सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी करवाइए। और आप लोग प्लीज़ देखिए और लाइक ज़रूर कीजिए यार। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं। आप लोग सिर्फ आते हैं, देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग किया कीजिए। ठीक है, और मैम जो पढ़ा रही हैं जेपीएससी का, तो उनका भी आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप जीएस का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।